नमस्कार, राज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पावर प्ले। आईपीएल 2026 का 41वां मैच मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिंकल्टन के उस तूफानी शतक के दम पर 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन अफसोस कि मुंबई के फैंस के लिए कल भी खुशखबरी नहीं आई, क्योंकि उनके चहेते रोहित शर्मा मैदान पर नहीं उतरे। कप्तान हार्दिक ने साफ कर दिया है कि रोहित की वापसी में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। 244 रनों का पीछा करने उतरी हैदराबाद ने शुरुआत से ही जैसे मैदान में आग लगा दी। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पावर प्ले में ही 92 रन लगा दिए। हालांकि बीच में झटके लगे, लेकिन उसके बाद आया हेनरिक क्लासेन का तूफान। क्लासेन की उस विध्वंसक 50 ने मुंबई के गेंदबाजों को लाचार कर दिया, जिसमें हमें यह भी देखने को मिला कि बुमराह कैसे स्ट्रगल कर रहे थे इन तमाम बल्लेबाजों के सामने। और हैदराबाद ने 6 विकेट रहते ही जीत दर्ज कर ली। मुंबई के लिए अब राह कांटों से भरी हुई है। आधा सीजन बीत चुका है, सूर्या का बल्ला खामोश है, यानी कि अगर पूरे टूर्नामेंट में बात करें तो सिर्फ 157 रन उनके नाम है और तिलक वर्मा अकेले लड़ रहे हैं। अब अगर प्लेऑफ में जाना है तो बचे हुए 7 मैचों में मुंबई को जान लगानी होगी। अब बात करते हैं आज होने वाले हाई वोल्टेज मैच की। तो शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ंत होगी गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच। दोनों टीमें इस सीजन दूसरी बार भिड़ेंगी और पिछले मुकाबले में बेंगलुरु ने गुजरात को 5 विकेट से हराया था। और हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो दोनों ही टीमें लगातार मैच जीतती हुई आ रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और दोनों टीमों का ये 9वां मैच होगा। बेंगलुरु 8 में से 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। टीम अगर आज जीतती है तो 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पर आने का इसके पास मौका है। वहीं गुजरात की अगर बात करते हैं तो 8 में से 4 मैच जीती है और इसने इतने ही हारी भी है। अब आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं और इनमें से बेंगलुरु ने 4 मैचों में जीत दर्ज की है, यानी कि कहीं ना कहीं बेंगलुरु का पलड़ा इसमें भारी है। और जबकि गुजरात की टीम सिर्फ 3 बार विजयी रही है और आज के मैच में गुजरात की कोशिश बराबरी करने की होगी। जहां एक तरफ आरसीबी आज की जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंचने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं गुजरात की टीम अपने घरेलू मैदान पर पिछली हार का बदला लेने के लिए उतरेगी। इसी के साथ बात करें अगर आज के मैच में कुछ दिलचस्प पहलुओं की, तो रबाडा की घातक गेंदबाजी से कोहली के विजय रथ को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अहमदाबाद की गर्मी की अगर बात करें तो 42 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच अगर मैदान पर भी इसी तरीके की गर्मी देखने को मिलती है तो पिच पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनकर मतलब तैयार रहेगी या फिर गेंदबाजों को इसका सहारा देखने को मिल सकता है? सबसे बड़ी बात यहां है कि यहां टॉस जीतने वाली टीम क्या करेगी, और रिकॉर्ड्स कहते हैं कि पहले बल्लेबाजी और चेस करने वाली टीमों के बीच जीत का फासला लगभग बराबर है। और इस बार हमने आईपीएल में एक बात और देखी है कि 200 का स्कोर भी कोई मामूली बात नहीं रह गया है। चेज करना 200 प्लस 250 प्लस का स्कोर भी आज चेज हो सकता है, ऐसी स्थिति हम आईपीएल में देख रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु जायसवाल जी हैं, अनुज मिश्रा सिंह हैं, और आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगा। अनुज जी आपका भी और दिव्यांशु जी आपका भी। सबसे पहले मैं दिव्यांशु जी आपके पास आऊँगा। जिस तरीके से हम आईपीएल की स्थिति आज देख रहे हैं, जो परिस्थिति बन रही है, और मैं आर अश्विन यानी कि रविचंद्र अश्विन को भी मैं सुन रहा था और बाकी प्लेयर्स को भी हम सुनते हैं, तो क्रिकेट कितना बदल चुका है। यानी कि आईपीएल एक फॉर्मेट जो नजर आता है T20 का, वो T10 के फॉर्मेट से गेम चल रहा है आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो। कि 200 प्लस का स्कोर भी पहले ये होता था कि 200 प्लस का स्कोर अगर कोई टीम सेट कर रही है तो लोग मैच देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि लगता था एक तरफा हो गया। लेकिन आज 265 भी चेज हो रहा है, 245 भी चेज हो रहा है। क्या चीज है वो कौन सी चीज है जो एक बड़ा रोल प्ले कर रही है इस गेम को बदलने में? दिव्यांशु जी। बिल्कुल मुकेश जी, एक्चुअली कल जब हैदराबाद मैच जीती मुंबई से और उसके बाद पैट कमिंस से भी पूछा गया कि क्या लगता है आप एज अ बॉलर किस तरह से देखते हैं इस तरह के क्रिकेट को, तो उन्होंने बोला कि आज से 5 साल पहले 200 रन का जो टारगेट था बहुत मुश्किल लगता था, बट अब जिस तरह का क्रिकेट हो रहा है, सारे स्कोर जो है चेज हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद 300 भी अगर कोई टीम बनाएगी तो शायद वो भी चेज हो जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण है पिच का, क्योंकि एंटरटेनमेंट के कारण जिस तरह से पिच प्रोवाइड की जा रही है, बल्लेबाजों के हित में पिच दी जा रही है, जहां पर बल्लेबाज खुलकर अपनी बैटिंग कर सकते हैं। पाटा पिच एक तरह से दी जा रही है, बॉलर्स को ज्यादा मदद नहीं है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से क्रिकेट
में इंटेंट का आजकल बहुत ज्यादा रोल हो गया है। इंटेंट कैसा है आपका, इम्पैक्ट किस तरह से आप छोड़ सकते हैं। तो बल्लेबाज आजकल ये नहीं देख रहे कि मेरा शतक होगा या मेरा 50 होगा या मैं कितनी एवरेज के साथ बैटिंग करूंगा। आजकल बल्लेबाज सिर्फ ये देखता है कि मुझे स्ट्राइक रेट कितना मेंटेन करना है। बिल्कुल। पावर प्ले में जितना ज्यादा इस्तेमाल करें, पावर प्ले को जितना ज्यादा डोमिनेट करेंगे, मैच का जो रिजल्ट है उनके पक्ष में झुकेगा। और वही चीज कल अभिषेक शर्मा ने भी बात की पोस्ट मैच में कि हमारी कोशिश जो रहती है कि पावर प्ले में डोमिनेट किया जाए, और क्योंकि वहीं पर जो गेम है ना वो बदल जाता है, जो मोमेंटम है वो आप शिफ्ट कर लेते हो अपनी तरफ और अपोजिशन को आप बैकफुट पर धकेल देते हो। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि आजकल जो है वो 250 या 265 भी हमने देखा पंजाब ने चेस किया, तो बिल्कुल भी सेफ स्कोर नहीं है। सबसे पहला कारण पिच है, और दूसरी बात है कि बल्लेबाज आजकल जिस तरह से गेम खेल रहे हैं, बॉलर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और पिच से उनको मदद मिलती नहीं है, तो इतने बड़े टारगेट बन रहे हैं और चेस भी हो रहे हैं। जी दिव्यांशु जी, मैं अनुज जी के पास जाऊंगा। अनुज जी, दिव्यांशु जी का कहना है कि एक पिच का बहुत बड़ा रोल है, जो ये हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं और हाई स्कोर जो है वो चेज भी हो रहा है, लेकिन गेम इनोवेशन का कितना रोल है इसके अंदर? जिस तरीके से आज के हम खिलाड़ियों को देखते हैं, बैट स्विंग उनका देखते हैं कि कम टाइम में और कम रेंज में ही इतना अच्छा बैट स्विंग आता है कि बॉल बाउंड्री के बाहर ही जाती है। हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो अभिषेक शर्मा है, वैभव सूर्यवंशी है, तो इनका गेम प्ले जो है काफ़ी लोगों को इम्पैक्टफुल लग रहा है और बैट स्विंग पर भी लोगों की नज़र है कि हाँ, कहीं ना कहीं बैट स्विंग जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है और वो नेचुरली बैट स्विंग है, यानी कि वो किसी टेक्निक से नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। अनुज जी। नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर तो एक आध प्लेयर को ऐसा खेलना चाहिए था ना। यहाँ तो सारे ही प्लेयर इतना अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल। क्लासन जो बोला जा रहा था फॉर्म में नहीं है, कल उन्होंने भी आके रन मार दिए। तो पिच तो एक फैक्टर हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं एक और बात, एक एडिशनल फैक्टर भी बताना चाहूंगा कि पिच जो है वो आपकी फर्स्ट बैटिंग में एक बार के लिए काम आ जाएगा कि आपने 240 250 मार दिए, आप वो चेज भी कर पा रहे हैं अगली अगली बॉल, बिल्कुल सेकंड बैटिंग में। मेरे हिसाब, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इसके पीछे रीजन है कि आपने बॉलिंग अच्छी नहीं करी। क्योंकि जब आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं होता है, आप मार सकते हैं। बट आप जब चेज कर रहे होते हैं तो आपको विकेट्स भी बचानी होती है। यही सेम चीज इंडिया न्यूजीलैंड के फाइनल में हुई थी। इंडिया ने भी बहुत सारे रन मार दिए थे पर न्यूजीलैंड चेज नहीं कर पाई क्योंकि वो प्रेशर में क्रम्बल कर गई। कहीं ना कहीं बॉलिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी थी। कल जो मैं देख रहा था वहां पे बॉलिंग मुझे बहुत ही बेकार लगी। और हमेशा से मैंने बोला है कि आप एक बॉलर पे डिपेंड नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगा कि मुंबई पूरी तरह से बुमराह पे डिपेंडेंट थी और बुमराह ने उसका उल्टा ही किया। ना ही कोई विकेट लिया और 50 से भी ज्यादा रन दे दिए, जो कि उनके किसी और बॉलर ने भी नहीं दिए। यहाँ तक हार्दिक पांड्या ने भी 50 रन नहीं दिए, जबकि वो तो मेन बॉलर है भी नहीं। तो आपके पास 440 रन है डिफेंड करने के लिए। अगला बैट्समैन जो चेस करने आ रहा है, जो सेकंड टीम आ रही है चेस करने के लिए, वो मारेगी मतलब आपको तो पता है, क्योंकि अगर वो नहीं मारेगी तो नहीं चेस कर पाएगी। तो रन मारेगी तो बैट्समैन रिस्क लेगा। उसके बाद भी आपके बॉलर्स पिट रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो गंदी बॉलिंग हुई है, मतलब बॉलिंग जो हुई है बहुत ही बेकार हुई है। जी अनुज जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बोला कि डिपेंडेंसी जो है एक बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट कर रही है मुंबई के लिए, दिव्यांशु जी क्या लगता है कि बॉलिंग में इम्पैक्टफुल मतलब बदलाव किए जा सकते हैं किसी भी टीम की तरफ से? हम देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक टीम की बात नहीं करें, अगर कल के मैच का जिस तरीके से एग्जांपल लेते हैं कि बुमराह का सबसे महंगा स्पेल हमें देखने को मिला, और बुमराह वो गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में भी विकेट लेते रहे हैं, डेथ ओवर्स में भी रन बचाते रहे हैं और मिडिल ओवर्स में भी जब उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने विकेट निकाल के दिए हैं। क्या यही जो मेंटेलिटी है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इसी को ट्रैप किया मुंबई ने और उसी ट्रैप में वो फंस गई है कि सिर्फ बुमराह पे डिपेंड होने के बाद बाकी बॉलर से ध्यान हटाया और उन पर वर्क ना करके सिर्फ बुमराह से ओवर निकलवा रही है, तो बाकी ओवर्स जो है वो पिट रहे हैं और वही बड़ा कारण रहा कि कल जो इतना बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था वो भी चेज हो गया? बिल्कुल, मैं अनुज जी की बात से भी सहमत हूं कि जसप्रीत बुमराह पर ओवर डिपेंडेंट है मुंबई इंडियंस। अगर आप देखें, ट्रेंट बोल्ट लगातार मार पिट रही है, उनको अब टीम से भी बाहर कर दिया गया। दीपक चाहर आए गए बार बार, उनको भी वही चीज हुई, उनकी भी सेम पिटाई हुई। कल हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत में, बट लास्ट में जो आखिरी ओवर था जहां पर हैदराबाद जीती है, वहां पर उनको 3 छक्के आई थिंक पड़ गए और वहां पर पूरा मैच वहीं पर खत्म हो गया। खैर वो मैच एंड ही था, बट जसप्रीत बुमराह का जो फॉर्म है, हम ये देखते हैं कि इंडिया के लिए जब जब वो बॉल लेते हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताए 2024 और 2026। तो एज एन इंडियन फैन अच्छी बात है कि बुमराह इंडिया के लिए आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बट हाँ, मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि जसप्रीत बुमराह की जो लय है, जो रिदम है, वो नहीं दिख रही, इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं दिख रही है। और एक रीजन मुझे लगता है ये भी है कि जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर हार्दिक पांड्या नहीं करवा रहे। एक बार करवाया गया था, आई थिंक शायद गुजरात का मैच था, और वहां पर जसप्रीत बुमराह ने पूरा मैच बना दिया था और मुंबई इंडियंस मैच जीत गई थी।
तो वही चीज है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पे भी सवाल है कि किस तरह से वो जसप्रीत बुमराह का यूज कर रहे हैं, बाकी गेंदबाजों का यूज कर रहे हैं, और बॉलर्स पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करें। और जसप्रीत बुमराह को इस तरह से हम देख रहे हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन देख रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह गोट है इंडियन क्रिकेट के, वर्ल्ड क्रिकेट के, और इंडिया के लिए जब वो खेलते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। बट मुंबई इंडियंस की तरफ से जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस रिदम में कर रहे हैं, उनका जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और मुंबई जिस तरीके से सिर्फ बुमराह के कंधों पर डिपेंड है, वो अच्छी बात नहीं है। और उसका जो प्रेशर है वो बुमराह पर भी दिख रहा है। बिल्कुल दिव्यांशु जी, प्रेशर तो दिख रहा है, और उसी प्रेशर का नतीजा कल हमने देखा, जिस तरीके से हाई स्कोरिंग स्पेल हमें देखने को मिला। अनुज जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अभी दिव्यांशु ने जिक्र किया कप्तानी का, कि हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या कहीं पे गेंदबाजी को मतलब चुनने में, जो गेंदबाज को कहां पे उसका इस्तेमाल करना, उसमें गलती कर रहे हैं? क्या रोहित शर्मा इसमें बेहतर कर सकते थे? क्या मुंबई इंडियंस जो है वो जो कैप्टेंसी वॉर का शिकार हो रही है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल कप्तानी पे तो सवाल खड़े उठते ही हैं। आप ऐसे थोड़ी है कि आप मैच हारते चले जाओगे और कोई आपकी कप्तानी पे सवाल नहीं उठाएगा। बट रोहित शर्मा इसमें बेटर कर सकते थे, इससे मैं ज़्यादा वाकिफ नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि रोहित शर्मा अगर कैप्टेंसी कर रहे होते तो क्या क्या चेंजेस करते और क्या नहीं करते, मुझे नहीं पता। पर हाँ, कैप्टेंसी पे सवाल ज़रूर उठते हैं, बट कोई और आकर इसमें बेटर कर देता, उसमें वो मैं उससे वाकिफ नहीं रखता हूँ, ना मैं किसी का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले तक लोग सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाना चाहते थे मुंबई इंडियंस का, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। आज सूर्य कुमार यादव की ऐसी फॉर्म है कि वो प्लेइंग 11 तक में जगह नहीं पाते हैं। कम से कम हार्दिक पांड्या ऐसा तो है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 15 गेम पे 31 रन मारे थे हार्दिक पांड्या ने, अगर देखा जाए मुंबई इंडियंस के गेम में। तो रोहित शर्मा का नाम लेना भी कोई हमारे लिए इसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं बनेगा, क्योंकि अब मुंबई इंडियंस खुद भी नहीं चाहेगा कि रोहित शर्मा कैप्टन बने, क्योंकि अगर वो कैप्टन बन भी जाते तो कितने साल और कैप्टन रहेंगे। क्योंकि मुंबई इंडियंस एज अ फ्रेंचाइज तो हमेशा रहने वाली है, रोहित शर्मा तो हमेशा कैप्टन नहीं रहने वाले, हमेशा क्रिकेट नहीं खेलने वाले, कुछ साल बाद रिटायर भी हो जाएंगे। तो ये फ्रेंचाइज में तो इंटरनल मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा कि कैप्टन किसे बनाना है। बट कैप्टनसी पे सवाल मेरे हिसाब से जरूर खड़े हो रहे हैं, और वो हर कैप्टन पे खड़े होने चाहिए जो इस तरह से मैच हार रहा है। मेरा इस पे गौर किया जाए, मैं जो बोल रहा हूँ, इस तरह से मैच हार रहा है कि अगर आप 240 रन बनाने के बाद ही मैच हार जा रहे हो, जैसे कि अभी दिल्ली के साथ भी हुआ पिछले कुछ दिनों में, तो वैसा ही यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। तो वहां पे तो आपकी कैप्टनसी पे जरूर सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि आपके पास अब सब कुछ है। मतलब पहले जैसा हमने शुरुआत में बोला कि पहले 200 रन बन जाते थे, हम टीवी बंद कर देते थे ये सोच के कि मैच तो हार ही गए हैं। अब ऐसा है ही नहीं। इवन कल जब मैं मैच देख रहा था तो मेरे अंदर से ये था कि ये मैच तो मुंबई का ही है, लेट्स से कि देखते हैं कि कितने रन से जीतती है। मेरे मन में ये चल रहा था। फिर मेरे मन में आया कि चलो ठीक है, अभी अच्छा खेल रहे हैं, बुमराह के 1-2 ओवर आएंगे, बोल्ट का 1-2 ओवर आएगा, चलो पावर प्ले खत्म होगा तब वो लोग मारना रोक देंगे। पर उन्होंने तो मारना रोका ही नहीं, तो मारते गए। तो ये जो चेंजेस है थोड़े बहुत, मुझे नहीं पता कौन सा कैप्टन आके सही कर देगा, बट अभी तो कैप्टनसी के हिसाब से देखा जाए तो उतनी अच्छी कैप्टनसी नहीं रही है हार्दिक पांड्या की। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने अनुज जी बोला कि पिच का भी एक बहुत बड़ा रोल है हाई स्कोरिंग मैच होने में, और उसी के बाद जब हम देखते हैं कि पिच का ही दूसरी तरफ भी रोल दिखाई देता है कि जब ये बड़े स्कोर चेज भी हो जा रहे हैं। दिव्यांशु जी, मुंबई के सामने इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल है कि आधा सीजन बीत चुका है और प्ले ऑफ में जाने की संभावनाएं अब लगभग कम होती जा रही हैं। आने वाले 7 मैच बचे हुए हैं और 7 में पूरी जान लगानी पड़ेगी, लेकिन मुंबई जानी जाती है अक्सर कमबैक के लिए। तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव करने के बाद कमबैक हो सकता है, प्लेऑफ में जा सकती है मुंबई इंडियन इस वक्त? देखिए, मुंबई जब पहले ये चीज किया करती थी, चमत्कार किया करती थी, तब 8 टीमों का टूर्नामेंट होता था, और अब मुंबई के पास आई थिंक 6 मैच बचे हैं, 6 के 6 जीतना जरूरी है, तब जाकर वो 16 पॉइंट पर पहुंचेंगे, और वो चीज नहीं हो पाएगी। मुंबई इंडियंस जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है, उनके ड्रेसिंग रूम में जिस तरह की एक गुटबाजी है, कह सकते हैं कि 2 धड़ में बच चुकी है मुंबई इंडियंस, तो मुझे नहीं लग रहा कि मुंबई इंडियंस वो कमबैक कर पाएगी जो रोहित शर्मा की कप्तानी में किया करती थी। सबसे बड़ा रीजन 8 टीमों का टूर्नामेंट, और दूसरी बात, वो रोहित शर्मा लीडर द कैप्टन था, और वहां पर उनकी जो कप्तानी का एक जादू था वो अलग था। हार्दिक पांड्या उस तरह के कैप्टन नहीं है, और ना ही मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम अभी फिलहाल जो है खुश है, क्योंकि यहां पर अलग हमें दिख रहा है कि कुछ प्लेयर्स अलग जा रहे हैं, कुछ प्लेयर्स अलग जा रहे हैं, तो ये टीम इकट्ठा एक यूनिट की तरह नहीं खेल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस कमबैक कर पाएगी। और रही बात हार्दिक पांड्या की, अब क्या अगले सीजन भी हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन मुंबई इंडियंस चुनेगी, ये भी एक डाउट है। जैसे ऋषभ पंत के ऊपर है,
लखनऊ सुपर जायंट्स के लगातार 2 सीजन खराब गए हैं। ऋषभ पंत की कप्तानी पर सवाल है कि अगले साल ऋषभ पंत कप्तान बनेंगे, उस पर सवाल है। और हार्दिक पांड्या पर भी सवाल रहेंगे कि हार्दिक पांड्या क्या सही चॉइस है। सबसे पहली बात तो 2024 में जिस तरह से रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर हार्दिक पांड्या को दी गई, वो चीज गलत हुई रोहित शर्मा के साथ भी और मुंबई इंडियंस के फैंस के साथ भी, और वहीं से मुंबई का डाउनफॉल शुरू हुआ। हालांकि लास्ट सीजन में प्लेऑफ्स में मुंबई इंडियंस गई थी, बट टाइटल नहीं जीत पाई। आई थिंक शायद 6 साल हो गए मुंबई इंडियंस को। तो ये कहीं ना कहीं कप्तानी की बहुत बड़ी वजह है। और अंदर जो एक तरह से फूट चल रही है ड्रेसिंग रूम में, जिस तरह से राइवलरी है अपने खिलाड़ियों के बीच में, हार्दिक पांड्या के बयान पोस्ट मैच में जिस तरह से आते हैं, वो समझ में आता है कि टीम एक राह पर नहीं है, टीम अलग अलग तरीके से बढ़ चुकी है। लीडर्स, क्योंकि कल सबसे बड़ा एग्जांपल हमने देखा, शार्दुल ठाकुर इंपैक्ट प्लेयर आए बट उनसे एक भी ओवर नहीं करवाया गया। तो क्या ये हार्दिक पांड्या का डिसीजन था कि शार्दुल ठाकुर को इंपैक्ट प्लेयर लाना है, या फिर एमआई की मैनेजमेंट का डिसीजन था? क्योंकि अगर कैप्टन का डिसीजन होता तो शायद वो शार्दुल से 1 या 2 ओवर तो करवाते, बट अगर आप इंपैक्ट प्लेयर एक बॉलर को लेकर आ रहे हो, आप एक भी ओवर नहीं करवा रहे हो, तो ये चीज बताता है कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल दिव्यांशु जी, कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम की आपने बात की। अनुज जी, क्या लगता है कि जो मुंबई इंडियन है वो इंडिविजुअल गेम का शिकार हो रही है, टीम यूनिट की तरह नहीं खेल पा रही है? जी, एज अ टीम तो ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस नहीं खेल पा रही है, वो तो दिख ही रहा है, पॉइंट्स टेबल भी दिखा रहा है। बट कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन क्या है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं। अभी केकेआर मुंबई इंडियंस से ऊपर है। 2 हफ्ते पहले केकेआर बॉटम पे थी और मुंबई इंडियंस उसके ऊपर थी। तो केकेआर की फिर किस चीज का शिकार हो रही थी? तो एक ये होता है कि एक फॉर्म जो टीम की रहती है वो हमेशा एक आपको दिख जाते हैं 6-7 मैच बाद कि ये टीम अब बॉटम में ही रहेगी, तो हमें पता चल गया है। तो अब मुंबई इंडियंस वहीं बॉटम में ही रहने वाली है। अगर वो 6 मैच जीत जाती है तो प्लेऑफ में पहुंच सकती है, अगर वो 4 मैच जीत सकती है तो टॉप 6 में आ सकती है। बट वो एटलीस्ट ये होगा कि उन्होंने जो शुरुआत करके दिखाया था कि वो टॉप 4 में नहीं जा पा रही है, वो सिद्ध हो जाएगा कि वो टॉप 4 में नहीं जा पा रही है। और बाकी टीम्स भी है ऐसी जो 4 पॉइंट्स है जिनके सिर्फ 2 मैच ही जीती हैं। केकेआर हो गई, एलएसजी हो गई। सिमिलरली हाल मुंबई इंडियंस का है। पर्टिकुलर रीजन मुझे नहीं पता इंटरनली क्या हो रहा होगा, बट कलेक्टिवली एज अ टीम तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और वही पॉइंट है कि वो लोग जीत नहीं रहे, क्योंकि अगर वो कलेक्टिवली परफॉर्म कर रहे होते तो कल का मैच तो एटलीस्ट नहीं हारते। कोई और मैच फिर भी हार जाते, कल वाला तो बिल्कुल नहीं हारते, क्योंकि एक एक बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। मैं तो ये बोल रहा हूँ 8 बॉलें बची थी, 8 बॉलें बची थी, 8 बॉल पहले ही एसआरएस ने चेस कर लिया। अगर एक भी बॉलर अपना अच्छा स्पेल डाल देता, 24 रन का या 16 रन का 2 विकेट, तो कहीं ना कहीं मुंबई मैच जीत जाती। तो ये तो श्योर है कि मुंबई जो है वो कलेक्टिवली अच्छा नहीं खेल रही है, इंडिविजुअली कैसा खेल रही है वो मुझे नहीं पता। जी अनुज जी, कहीं ना कहीं जो गेम पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने बात की मुंबई की और कल के मैच के, हैदराबाद की बात करते हैं। दिव्यांशु जी, हैदराबाद लगातार इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे वो गेंदबाजी के नज़रिए से बात करें, चाहे वो बल्लेबाजी के नज़रिए से बात करें। तो क्या लगता है कि पैट कमिंस से आने से वो और मजबूत हो गई या पहले से ही वो उस मजबूती से आगे बढ़ रही थी? आई थिंक हैदराबाद इस पॉइंट्स टेबल में सबसे डेंजरस टीम अब लग रही है, क्योंकि अगर आप देखें पंजाब किंग्स, तो पंजाब किंग्स की बैटिंग बहुत पावरफुल है, बट गेंदबाजी में बहुत ज्यादा कमी दिख रही है। और वो हमने पिछले मैच में भी देखा। और 265 जिस मैच में उन्होंने चेस किए, तो 264 रन उन्होंने कंसीड भी किए थे। तो वहीं से पता चलता है पंजाब की गेंदबाजी खराब है। उसके बाद अगर आरसीबी की बात करें, आरसीबी की टीम बहुत बैलेंस्ड है, गेंदबाजी बैटिंग दोनों अच्छी चल रही है, तो बैलेंस टीम मैं उनको कहूंगा। राजस्थान रॉयल्स का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक था, बट अभी लास्ट मैच में उन्होंने सुधार लिया है, तो शायद वो और परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। बट हैदराबाद जो है ना, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर आप बैटिंग उनकी देखो तो ओपनर से अगर आप बच जाओगे नीचे ईशान किशन, ईशान से बच जाओगे हेनरिक क्लासन से बचोगे नीतीश रेड्डी है। उसके बाद अगर आप गेंदबाजी देखो, प्रफुल्ल हिंगे है, साकिब हुसैन है, ईशान मलिंगा तगड़े फॉर्म में है, पैट कमिंस आ गए हैं। तो ये जो टीम है ना, ये बहुत अलग लग रही है। जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, ऐसा लग रहा था कि इनके पास जो बॉलिंग है बहुत वीक है। जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल के साथ ये लोग गेंदबाजी कर रहे थे। बट जैसे ही प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन का वहां पर एंट्री हुई राजस्थान रॉयल्स के मैच वाले, वहां से पूरा गेम पलट गया। और पैट कमिंस जैसा लीडर, जो इतना बड़ा कप्तान है आईसीसी टूर्नामेंट का और इतना स्किलफुल गेंदबाज है, तो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन दोनों ने पोस्ट मैच में काफी तारीफ की है पैट कमिंस द लीडर की। किस तरह से पैट कमिंस अपने गेंदबाजों को चलाते हैं, किस तरह से रोटेट करते हैं, जब जब जरूरत होती है खुद गेंदबाजी लेकर आ जाते हैं। तो एक लीडर की तरह पैट कमिंस वहां पर रोल अदा कर रहे हैं। तो ये हैदराबाद की जो टीम है बहुत डेंजरस है। और मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से गट फीलिंग आ रही कि शायद हैदराबाद टॉप 2 में कहीं एक जगह पर फिनिश करेगा, जिस तरह से ये लोग मोमेंटम लेकर आए हैं।
जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, लग तो यही रहा है, साफ तौर पर तस्वीरें भी अभी तक यही बयां कर रही है कि हैदराबाद जो है वो टॉप 4 में तो फिक्स है, इतना तो लग ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि टॉप 2 में जगह बनाएगी, लेकिन इसी के साथ टॉप 2 की रेस में एक टीम और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो है बेंगलुरु, जिसका आज मैच भी है। अनुज जी, क्या लगता है, क्योंकि दोनों ही टीमें आज भिड़ेंगी, गुजरात और बेंगलुरु जो है वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे वो विराट कोहली की बल्लेबाजी की बात करें, चाहे वो गेंदबाजी से भी अगर हम देखते हैं। तो आज के मैच को लेकर आपकी मतलब आप क्या कहते थे, क्या स्थिति बन सकती है आज? नहीं, दोनों का आज 50-50 है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों ही टीम अपना एक एक मैच जीत कर आ रही हैं, हम्म। और मतलब पिछला मैच जीत कर आ रही हैं, और दोनों ही टीमें फॉर्म में हैं। और कहीं ना कहीं जो आज का जो पिच है वो बैटिंग को थोड़ा सा फेवर करेगी, पूरा वो वाला फेवर नहीं करने वाली। तो जो मैच है वो भी 190 और 200 के बीच में वो रहेगा, स्कोर रहेगा बैटिंग फर्स्ट का, वो रहेगा। तो जो कि चेस करने में भी थोड़ा ट्रिकी रहता है कि 240 को लगता है आपने, दूसरी टीम ने 240 बना लिए तो हम भी बना ही लेंगे। तो उन 190 200 वाला जो स्कोर होता है बड़ा ट्रिकी होता है, कि शायद 180 का स्कोर हो और उसने अच्छी बैटिंग करके 200 बना ली हो, तो स्कोरिंग का यहाँ तक इतना रहेगा। और पिच जो है वो बैटिंग को फेवर करेगी, बट ज्यादा फेवर नहीं करने वाली है। तो और दोनों टीमें अपना अपना मैच जीत के आ रही है, तो कॉन्फिडेंट तो वैसे ही है। तो 50-50 मेरे हिसाब से रहेगा, क्योंकि आरसीबी नो डाउट एक ऐसी टीम बन के उभरी है इस आईपीएल में, जिसने खेला अच्छा है, पर उसकी बातें ज्यादा लोगों ने नहीं करी है। बिल्कुल। हमने पंजाब के लिए बातें करी, हमने राजस्थान के लिए बात करी है वैभव सूर्यवंशी की वजह से, हमने एसआरएच के लिए बात करी है इतनी अच्छी बैटिंग की वजह से, पर आरसीबी की हमने वैसी बातें नहीं करी। क्यों? क्योंकि शायद आरसीबी ने 250 रन नहीं बनाए, 260 रन नहीं बनाए। तो कहीं ना कहीं तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मैच है आज का मेरे हिसाब से 50-50 है। जी अनुज जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं आज का मैच 50-50 है, दिव्यांशु जी आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी अनुज जी ने बोला कि आरसीबी गेम अच्छा खेल रही है लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कुछ बड़ा इंपैक्टफुल नहीं दे पाई है अभी तक इस आईपीएल में, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही है, नो डाउट। कि जो अभी हम चर्चा कर रहे थे मुंबई इंडियंस को लेकर कि एक इंडिविजुअल गेम खेल रही है मुंबई इंडियंस, लेकिन जो आरसीबी जो है वो एक टीम गेम खेल रही है। तो आज के मैच को लेकर आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल की टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए उतरेगी, या फिर विराट कोहली अपनी टीम को लेकर के इस मैच में जीत करके टॉप 1 में आ जाएंगे? आई थिंक मुझे लग रहा है आरसीबी के पक्ष में मैं इस मैच को कहूंगा 60-40, क्योंकि एक बात यह है कि अगर गुजरात टाइटंस के टॉप 3 को अगर आपने आउट कर दिया, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, तो आपको पता है कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल खोखला है। तो गेंदबाजी नो डाउट गुजरात टाइटंस की बहुत अच्छी है, बट आरसीबी पिछला मैच उनको हराकर आई है अपने होम ग्राउंड में, तो आरसीबी के पास एक अपर हैंड है। प्लस विराट कोहली तगड़े फॉर्म में, जेकब बैथल भी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, अगर फिल सॉल्ट खेलते तो और अच्छी बात है। और गेंदबाजी में जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, आई थिंक ये अभी जो है ना इस पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलिंग पेयर चल रहा है। जिस तरह से ये लोग पार्टनरशिप में गेंदबाजी कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स को उधेड़ कर रख दिया इन्होंने कोटला के स्टेडियम में, और वहां पर जिस तरह से स्विंग कर रहे थे, जिस तरह से लाइन लेंथ है, भुवनेश्वर कुमार अपने वापस एक पुराने वाले फॉर्म में, जहां पर हमने पीक इंडिया में जब वो खेलते थे तो पीक टाइम था उनका, जब स्विंग करते थे वो, तो वैसे भुवनेश्वर कुमार दिख रहे हैं। और जॉश हेजलवुड तो सबको पता है जो काम वो करते हैं वो कोई नहीं कर पाता। लास्ट ईयर भी आरसीबी जीती थी तो जॉश हेजलवुड के स्पेल्स के कारण जीती थी। तो ये दो जो दोनों गेंदबाज हैं वो बहुत तगड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो आई थिंक आरसीबी का अपर हैंड रहेगा, क्योंकि एक बैलेंस टीम है। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी, ये चारों चीजों में आरसीबी के पास अभी फिलहाल एक मोमेंटम है जो गुजरात के पास नहीं है। नो डाउट गुजरात चेन्नई को हराकर आई है, बट स्टिल आरसीबी का आई थिंक अपर हैंड है। जी दिव्यांशु जी, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आरसीबी अच्छी है और मतलब आरसीबी अच्छा परफॉर्म करेगी, 60-40 का आप रेशियो दे रहे हैं, अनुज जी क्या लगता है, क्योंकि दोनों तरफ गेंदबाजी अच्छी है, एक तरफ हम देख रहे हैं भुवनेश्वर कुमार है, दूसरी तरफ जैसलवुड है, इधर हम बात करते हैं रबाडा की, तो कौन ज़्यादा आज गेंदबाज इंपैक्टफुल साबित हो सकता है? क्योंकि लेकिन ये सवाल बनता तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की पिचें तैयार हो रही है, हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, हर गेंदबाज पिट रहा है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की अगर मैं बात करूं पॉइंट आउट करके इंडिविजुअली, तो पूरे आईपीएल में मैंने देखा है कि अगर उनको मार भी पड़ी है तो उस हद की मार नहीं पड़ी है कि उनको सुर्खियों में आना पड़े, यानी कि उन्होंने एक बैलेंसिंग बॉलिंग की है और विकेट्स भी निकाली है या प्रेशर भी बनाया है। तो बेंगलुरु से अगर हम बात करें कि भुवनेश्वर कुमार अच्छा परफॉर्म करने की संभावना ज़्यादा रखता है, फिर रबाडा की हम बात करते हैं। जी, परसों ही मेरी राष्ट्र टीवी पे ही एक चर्चा हो रही थी जिसमें ये पूछा गया था कि क्या भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड सबसे घातक गेंदबाजी है इस आईपीएल की, अगर देखा जाए तो मैंने उस वक्त यही जवाब दिया था कि अभी मेरे हिसाब से एक मैच ऐसा हुआ है जिसमें उन्होंने इस तरह से अच्छी गेंदबाजी करी है, मतलब इतनी अच्छी कि 8 रन पे 6 विकेट गिरा दिए। अगर ऐसी गेंदबाजी पूरे आईपीएल में होती है तो जरूर मान लेना चाहिए कि इससे घातक और कोई डुओ है नहीं। तो वो चीज़ अगर आज भुवनेश्वर कुमार दोबारा दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली के साथ दिखाया था और वो कुछ अलग ही था कि आपने 8 गेंद पे
8 रन पे 6 विकेट गिरा दिए। वो कुछ 2012 वाला था जहाँ पे हमने देखा था डेब्यू में भुवनेश्वर कुमार ने विकेट्स लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, वैसा ही कुछ दिखाया था भुवी ने। तो अगर आज वो सेम गुजरात में दिखा देते हैं तो 50-50 क्या, फिर तो आरसीबी का 80-20 हो जाएगा। और वही रही बात गुजरात की, तो गुजरात में रबाडा अकेले हैं मेरे हिसाब से। उस लेवल की बॉलिंग नहीं है वहाँ पर। आरसीबी में एटलीस्ट ये है कि एक साइड से भुवनेश्वर कुमार आते हैं तो एक साइड से जॉश हेजलवुड आते हैं, तो दोनों तरफ से बॉलिंग आ रही है। तो अगर सिर्फ इस फैक्टर को कंसिडर कर लिया जाए और ये भी मानना जाए कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी थी दिल्ली के खिलाफ, वो कोई फ्लूक नहीं था, वो करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आरसीबी की बॉलिंग हावी रहेगी इस बार। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतलब दोनों तरफ से एक ही बात सामने आ रही है कि आरसीबी का जो पल रहा है वो थोड़ा भारी नजर आ रहा है, चाहे वो गेंदबाजी की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, या फिर हम टॉप ऑर्डर की बात करें। अनुज जी और दिव्यांशु जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो स्पोर्ट्स पावर प्ले में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।